हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन के अंदर में आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर में, वो है हमारा यूनिट 1.7 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, आपके सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या फ़ायदा, क्या घाटा, इन सब चीज़ों के बारे में आपके पास चर्चा होगी। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर जो आपने स्टडी करना, जो पढ़ना है, वो आप अपने सीए इंटर से शुरू करेंगे। तो एक बेस आपको देना चाहता हूँ मैं। क्या मतलब, आपका इंस्टीट्यूट जो आपको पहले से पता हो कि एस एक्चुअली होते क्या है। देखो, एस को समझाने के पहले ना मैं 2-3 काम करना चाहता हूँ। एक तो ये चेयर है, इस चेयर को रख के मैं बैठ के और कुछ ना हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ बच्चे, इतिहास में। वो समय जब हमारे वर्ल्ड में, देश में नहीं वर्ल्ड में, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता था। सर ये एस होता क्या है? फिलहाल समझ लो कि छोड़ो ना, क्यों समझना। आप उस दुनिया में एक बार पहले आइए, मेरे साथ इमेजिनेशन के अंदर में आइए, जब पूरे वर्ल्ड में कोई भी मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आपको गाइड करे कि किसी चीज़ को हम कैसे वैल्यू करें, है ना। जैसे हमें इन्वेंट्री में, बार बार इन्वेंट्री का एग्जांपल क्योंकि आपके सिलेबस में है, डेप्रिसिएशन जो कि आपके सिलेबस में, तो हम इसको एग्जांपल लेके चलेंगे। हम उस ज़माने में आ गए मेरे बच्चे, जब हमें नहीं पता था कि हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे, उनको आपका कैसे प्रेजेंट करेंगे, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे वैल्यू करेंगे, कैसे दिखाएंगे। जब हमारे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था, मतलब कोई ऐसा बोलने वाला नहीं था कि हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे, उस बैलेंस शीट में हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होगा, हम चीज़ों को कैसे डिस्क्लोज करेंगे, कोई नहीं था मेरे बच्चे। तो पता फिर क्या होता था, मैं अपने मुताबिक अपना अकाउंट्स बनाता था, आप अपने मुताबिक बनाते थे उस ज़माने में। मतलब आज से 200-250-300 साल, पता नहीं कितने साल पहले, जब हमारा पिछला जन्म था, तो मैं अपने मुताबिक बनाता था, आप अपने मुताबिक, वो अपने मुताबिक, सब लोग अपने अपने मुताबिक बनाते थे। आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपना अकाउंट्स, जो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है कि मुझे किस तरीके से बनाना है, कैसे उसको वैल्यू करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या हमें चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, कोई बताने वाला नहीं था, तो क्या मेरे द्वारा बनाया हुआ अकाउंट्स और आपके द्वारा बनाया हुआ अकाउंट्स और उनके द्वारा बनाया हुआ अकाउंट्स क्या आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं? क्या आप इस बात को इंश्योर कर सकते हो कि अगर आपको कोई ना बताए कि ये काम ऐसे करो, तो आपको पता रहेगा कि आप जो काम कर रहे हो कि सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो? नहीं सर, फिर तो बहुत दिक्कत होती होगी सर पहले। हाँ मेरे बच्चे, ये बहुत 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 ज़्यादा परेशानी होती थी। फिर एक टाइम आया 1977, शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा, ऑब्वियस बात नहीं हुआ होगा, मेरा भी नहीं हुआ था। तो 1977 में क्या हुआ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक बोर्ड बनाया, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या नाम दिया हमने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को हम शॉर्ट में बोलते हैं ASB। तो 1977 में क्या हुआ कि एक ASB को फॉर्म किया गया, और हमारे ICAI ने इस ASB को, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को फॉर्म करने का जो मेन रीज़न बताया कि ये जो अभी दिक्कतें हैं ना, कि मतलब अकाउंट्स को हम कैसे, आइटम्स को शो करें, कैसे हम ट्रीट करें, कैसे प्रेजेंट करें, कैसे बैलेंस शीट बनाएं, कैसे प्रॉफिट लॉस बनाएं, कैसे हमें उसमें डिस्क्लोज करना है, उनके ऊपर में वो चाहते थे कुछ स्टैंडर्ड्स आए, कुछ आपके ऐसे नियम आए जिन नियम को लेकर सभी लोग क्या करें, अकाउंट्स को बनाएं। तो मेरे बच्चे 1977 में क्या हुआ कि ICAI ने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम दिया गया ASB, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इनको जिम्मेदारी दी गई कि जितने भी डिस्प्यूटेड आइटम है ना, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आपका पॉसिबल है, उनके लिए आप क्या कीजिए, स्टैंडर्ड्स बनाइए। उसके लिए आप स्टैंडर्ड्स बनाइए ताकि दुनिया को पता रहे कि अकाउंटिंग हमें करना कैसे है, हमें प्रॉफिट लॉस कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, उनके जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनका हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, हम उनका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उनका मेजरमेंट एक्चुअली कैसे करेंगे, उनके बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करना है। ये जिम्मेदारी हमारी ICAI ने क्या किया, ASB बोर्ड को दिया, ASB को।
है ना। कब? 1977 में। ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आपको आएगी, एग्जाम में पूछ सकता है आपका। तब से मेरे बच्चे हुआ क्या कि ये जो एएसबी है ना, इस पे काम करना शुरू किया उन्होंने। डिफरेंट जहां जहां परेशानी, जैसे इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है, उस पे उन्होंने क्या कि एक एस बना दिया जिसका नाम हमने एस2 दिया। वो आपके फिक्स्ड एसेट्स को यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम कैसे वैल्यू करेंगे और उसको उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, हम उसको रिवैल्यू कैसे करेंगे, बहुत सारी बातें उस पर उन्होंने क्या किया, एस10 बना दिया। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करते हैं उसका मतलब ऐसे करते 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 टोटल उन्होंने क्या किया, 29, कितना बोला हमने, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज तक उन्होंने बनाए, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक आइटम को पकड़ के उसका ट्रीटमेंट, उसका डिस्क्लोजर, उसका प्रेजेंटेशन, उसका मेजरमेंट, उसके हर एक चीज के बारे में उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आए मेरे बच्चे, अब आप समझ गए ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ रूल्स है, एक ऐसा रूल जो हमें स्पेसिफिक आइटम के आपका ट्रीटमेंट के ऊपर में, उसका डिस्क्लोजर के ऊपर में, उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर में, उसका वैल्यूएशन के ऊपर में, वो सारी बातें हमें बताता है। और उसी को हम ध्यान में रख के क्या करते हैं, हम सभी अकाउंटिंग करते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, तो अकाउंटिंग सिस्टम सबका पूरे वर्ल्ड लेवल में क्या हुआ जी, एक बन गया। हर एक जगह अकाउंटिंग एक जैसा होने लगा आज के टाइम पे। इसी के चलते मेरे बच्चे, अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस साल का पिछले साल से कंपेयर करना, आप कर सकते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपकी इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनी, आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं। लोगों को ऑलरेडी पता है कि अकाउंटिंग अगर हुआ होगा तो इसी दायरे में हुआ होगा, तो लोग आपके अकाउंटिंग मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको समझना शुरू कर दिए, इतने सारे डिस्क्लोजर डाले गए। तो एएसबी आने के बाद ना एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ हमारे अकाउंटिंग के अंदर में, और हम बहुत बेहतर तरीके से काम करना शुरू किए। ये जो एएसबी था ना, ऐसी कहानी सुना रहा हूँ, मुझे पढ़ाने के इस चैप्टर को मन ही नहीं करता, आप मेरी कहानी सुनिए बस आपका। ये जो एएसबी है ना बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इन्होंने क्या किया कि जब इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉर्म करने थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाने थे, तो इनके पास चैलेंज था कि यार मैं क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिया के लिए बनाऊं, या फिर ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए इंडिया के अंदर में, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया के अंदर है, लेकिन इंडिया के अंदर में हम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जो पूरे वर्ल्ड लेवल में कहीं भी हमारे बच्चे जाके अगर काम करते हैं अकाउंटिंग का तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने इस बात को डिसाइड किया मेरे बच्चे कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाएंगे हम वर्ल्ड लेवल का बनाएंगे। और पता है एक बात बताऊं, छोटे छोटे बच्चे अब, और फिर भी बताता हूं, वर्ल्ड लेवल की जो अकाउंटिंग होता है ना बच्चे, वो हुआ करता है IFRS। क्या हमने बोला? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम आपका। तो ये जो IFRS होता है ना, ये IFRS को मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग होता है उसी को बेस रखते हुए एएसबी ने क्या किया, हमारे देश के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करना शुरू किया इंडिया के अंदर में जो होगा। नो डाउट कि जो वर्ल्ड लेवल पे आपका जो स्टैंडर्ड है IFRS, उसको जब इंडिया लेवल पे आप लेकर आएंगे, यानी कि हमारे देश के लिए अगर उसको अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं के कोई और भाषा है, किसी और कोई कल्चर में है, वहाँ पे इकोनॉमी किसी और तरीके से काम करती है, वहाँ पे गवर्नमेंट को किसी और तरीके से, वहाँ पे लॉ किसी और तरीके से है। तो एएसबी ने क्या किया, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो था उनको क्या क्या मेरे बच्चे, इंडियन कल्चर के मुताबिक, इंडियन लॉ के मुताबिक, इंडियन इन्वायरमेंट के मुताबिक, इंडिया में जो कंपनियां काम करती है उनके मुताबिक उन्होंने क्या किया, चेंज किया, मॉडिफाई किया, और इंडिया लेवल पे उसको क्या किया, उन्होंने स्टैंडर्ड को बनाया। इससे फ़ायदा पता है क्या हुआ, आप इंडिया में तो प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना शुरू ही कर दिए, बट क्योंकि बेस आपका IFRS था जो इंटरनेशनल लेवल पे आपका अकाउंटिंग हो रहा है, तो हमारे इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जब वो इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो बहुत बहुत मिनिमम, बहुत स्लाइट सा चेंज उनको नजर आता है मेरे बच्चे, और उसके बाद वहां की अकाउंटिंग उनको पूरी हो जाती है। तो ये एएसबी ने एक अच्छा काम किया। इससे फायदा क्या हुआ, इंडिया की भी अकाउंटिंग होनी शुरू हो गई ठीक से आपका, और हम लोग वर्ल्ड लेवल पे आके कम्पीट करना भी शुरू कर गए। इसीलिए आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, अगर आपने CA की डिग्री कंप्लीट कर ली और आपको मन करता है कि मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में काम करूं इंडियन डिग्री लेके, सब आपको मोस्ट वेलकम करेंगे, क्योंकि यू नो एवरीथिंग, आप मास्टर्ड हो अकाउंटेंसी के, ऐसा इस डिग्री के बारे में कहा जाता है।
आई बात समझ में आपको? ये सर, तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उसका क्या फ़ायदा घाटा, और हाँ, मैं आपको एक चीज़ जो आपका इंस्टीट्यूट आपके फाउंडेशन लेवल में चाहता है वो भी बताऊंगा कि एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉर्म होने के मतलब जो एस बनते हैं उनके क्या स्टेप्स हैं, उनके क्या तरीके हैं, वो कैसे बनते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि इस चेयर को मैं थोड़ा किनारे कर दूँ और आपको वो छोटी छोटी बातें जो अभी कहानी के रूप में मैंने बताया ना, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊँ। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे आप मेरी बुकलेट के अंदर में। ये जो यहाँ पे रखा हुआ मेरी बुक का ही नोट्स है, जो बुक आपके पास गई हुई है, तो आप उस बुक में देख लीजिए, चाहे यहाँ पे मेरे साथ देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए ध्यान से यहाँ पे क्या बता रहा है। इंट्रोडक्शन में लेकर आ गया, एफ का एक इंट्रो दे रहा हूँ। अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आप जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज है। कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिजल्ट और पोजीशन। रिजल्ट हमेशा प्रॉफिट लॉस को बोलते हैं, पोजीशन हमेशा एसेट्स लायबिलिटी यानी कि बैलेंस शीट के आइटम को बोलते हैं। तो कम्युनिकेट फाइनेंशियल रिजल्ट और पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज टू द शेयर होल्डर्स और ऑनर बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ये कैसे उनको बताते जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आपका। इन अकाउंटिंग प्रोसेस और इफ अकाउंटिंग प्रोसेस और सिस्टम इज नॉट प्रॉपर, अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ मेरे बच्चे, देन देयर आर चांसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मिसलीडिंग एंड नॉट शोइंग फेयर व्यू। अगर उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कोई तरीका हमें ना बताए, हम अपनी मर्जी से कुछ भी बनाए, तो ये 100% की श्योरिटी है कि वो अकाउंट फेयर नहीं होगा, मिसलीडिंग होगा, क्योंकि अपने मुताबिक हमने बनाया है, तो वो हमें यहाँ पे दिक्कत करेगा, फेयर व्यू शो नहीं करेगा। So in order to make accounting or financial statement transparent, consistent, comparable, adequate and reliable, there is a requirement to make accounting standard. There is a requirement to make accounting standardized, एक स्टैंडर्ड टाइप का अकाउंटिंग होने के लिए, टू मेक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसीज को बनाने के लिए हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट हुआ कि अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज किया जाए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड फ्रेमवर्क and a standard accounting policies so that financial statements of the different enterprise become comparable. accounting standard ही मेरे बच्चे वो framework, वो दायरा देते हैं, वो हमें आपका accounting policies बताते हैं। accounting policies कि इसके लिए आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इनका मेजरमेंट कैसे करना है, इसका डिस्क्लोजर कैसे करना है, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सर, तो ये तो इंट्रो हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या मतलब। अब आइए, अगर एग्जाम में पूछ दे कि भैया बताओ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस है, वो इंस्ट्रक्शन है, जो हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये आपको पता है कि जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी दे आर पार्ट ऑफ GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो ऐसे पढ़े, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, प्रेजेंट करने में, यही वो गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करके हम उनको बनाते हैं, ताकि वो कंपेरेबल हो, ताकि वो आपका एडिक्वेट हो, ताकि कंसिस्टेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो। इसलिए आपका दे आर कहते हैं अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू मेजरमेंट। ध्यान देना, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेरे बच्चे, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको पता क्या क्या बताया जाता है, उस आइटम का आपका मेजरमेंट कैसे करना है, उस आइटम को हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें प्रेजेंट कैसे करना है, उनको उनके अगेंस्ट हमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोज उनको कैसे करना इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये ICI आपका कौन इशू करता है? ICI। ASB बोर्ड किसने बनाया था? ICI ने। तो मेरे बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अगर एग्जाम में मीनिंग आ जाए तो ये बातें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको एग्जैक्टली एक एक वर्ड आपको समझा दिया पहले ही, ठीक है ना। सोचो, अगर ये चीज़ ना हो तो किसी भी चीज़ के मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से करेगा, और फिर वो बहुत गंदा लगेगा। सोचो कि अगर मान लो कि
आज के टाइम पे क्या है, एक 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 माइंड सेट बन चुका है कि अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो आपके बाल ठीक होने चाहिए, आपको शर्ट अच्छी तरीके से पहनना है, प्रेस उसमें होना चाहिए, हाथ में घड़ी होनी चाहिए। ये सब क्या एक स्टैंडर्ड बना ना बच्चे। अब सोचो कोई ऐसा स्टैंडर्ड ना हो और आप इंटरव्यू में जा रहे हो सीए बनने के बाद और पता चलता है कि आपने क्या क्या जी, वो मोगली नहीं होता जंगल का मोगली, आपका मोगली है ना जो जंगल बुक में, ये मोगली, आप वो बन के जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। तो सोचो बाकी सभी लोग क्या है जी कि टाई में है, टी शर्ट में है, शर्ट में है, या फिर आपका जीन्स या फिर पैंट पहने हुए, और आप वहाँ पे मोगली बन के गए हो। तो क्या आप वहाँ पे दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, वहाँ पे ऐसे ही भगा दिया जाएगा। इसलिए सबके लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होना चाहिए ना, एक रूल होना चाहिए ना। तो आपको कोई बताएगा ना कि भैया अगर आपको इंटरव्यू में आना तो ये पहन के आपको आना इस तरीके से। उसी तरीके से कंपनी के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ये रूल्स हैं जी, ये तरीका है, ऐसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, ऐसे आपको मेजर करना है, ऐसे उनको वैल्यू करना, इनके बारे में ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। वो कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताएगा। ठीक है मेरे बच्चे, ये सर वही बातें निकल के आई। अब मैं जानता हूँ कि मेरे बिना बताए जो बातें मैंने कहानी अभी इतिहास की समझाई थी, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि एग्जाम में आ जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो आप इसको लिख सकते हैं, कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, एक जैसा पॉलिसी को बनाना, प्रैक्टिस फॉलोड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेज सो दैट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज कैन बी डन इजली। आपका जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज है फॉलोड बाय डिफरेंट पर्सन इन द इंडस्ट्री, उनको हार्मोनाइज यानी कि एक जैसा करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेंटेन हार्मोनाइजेशन। अब देखो मान लो कि जैसे आपका डेप्रिसिएशन है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के आपके सीए फाउंडेशन में कम से कम 8 से 10 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। 8 से 10 मेथड है, लेकिन 8 से 10 मेथड में मेरे बच्चे जो हमारा AS10 है ना, जो पीपी यानी कि जो डेप्रिसिएशन को डील करता है, वो सिर्फ 3 मेथड को सजेस्ट करता है। तो हुआ क्या कि जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को लिमिट किया करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं जी, मेथड तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या इन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग आसानी से सभी लोग उसी को फॉलो करेंगे, तो आराम से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसको आराम से आपका दूसरों के जैसा एक साथ हार्मोनाइज कर सकते हो, तो मज़ा आएगा अकाउंटिंग को देखने में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एएस हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबका एक तरीके से बनेगा, एक ही रूल को फॉलो करते हुए, तो उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपका होगा। इट इनहेंसेज द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके रिलायबल हो जाएंगे और इट अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड एंड अप्लाइड। कौन कौन से पॉलिसीज आपने एडॉप्ट किया, अप्लाई किया, वो भी आपको क्या करता है, ये एस आपको बताता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर बच्चे बेनिफिट्स आ जाना, बेनिफिट्स। तो मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो चीज़ है वही बेनिफिट्स में आपके आने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव है वही बेनिफिट में भी आएंगे, क्योंकि यही सारे फायदे हमें यहाँ पे मिलते हैं। अगर ये करेंगे तो यही तो फायदा मिलेगा, यानी कि आपका इट रिड्यूसेज द वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट एंटरप्राइजेज फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका यहाँ से निकल के आ गया। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजेज ऑल इंफॉर्मेशन इवन विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय। ये फायदा है। कानून हमारा, मान लो कोई ऐसा आइटम है जी जिसके बारे में कानून नहीं बोलता डिस्क्लोज करने के लिए, कानून बोलता है कि भैया बस ठीक है, गलत मत करना। लेकिन गलत नहीं करने के बाद आप देखो उसने कह दिया गलत मत करना, ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, लेकिन गलत ना करके भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने यूजर्स को। अगर नहीं डिस्क्लोज किए तो फिर तो वो ठीक से रीड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कई करोड़ों लोग हैं जिनको कि अकाउंट्स नहीं आता। दे आर फ्रॉम द साइंस, आर्ट्स, और दे आर अनएजुकेटेड पीपल आपका। तो उनको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग को समझाने के लिए डिस्क्लोजर्स होते हैं। वो डिस्क्लोजर्स हमें लॉ नहीं कहता है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक फ़ायदा निकल के आता है ताकि लोग समझ पाए। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, है ना, कंपेयर करने में आपको हेल्प करता है। इसके साथ साथ बेनिफिट अगर मान लो एग्जाम में आ जाए तो मेरे बच्चे आप पता क्या कर सकते हो, 4th, 5th, 6th ये सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स ही हमारे हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया, बेनिफिट्स हमारा हो गया। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस का मतलब होता है, जनरली बच्चे सोचते हैं लिमिटेशन मतलब खामियां।
यानी कि उसमें क्या कमी है मेरे बच्चे? कमी ही नहीं, दायरा भी कहा जाता है लिमिटेशंस को। यानी कि आपको आप एस का क्या दायरा, क्या लिमिटेशन है जिसको क्रॉस नहीं कर सकता। इसमें खामियां तो आ ही जाएंगी, कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि देखो ना इसमें दिक्कत क्या है, एस का लिमिटेशन क्या है। व्हेन देयर आर ऑल्टरनेटिव ऑफ मेनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चॉइस ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव जनरली बिकम आपका डिफिकल्ट। अब देखो एस ने क्या किया, एस कहता है, जैसे एस 10 है, बोलता है कि भैया आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एसएलएम से कर लो, चाहे डब्ल्यूडीबी से कर लो, चाहे आप प्रोडक्शन यूनिट मेथड से कर लो। 3 मेथड वो सजेस्ट करते हैं। तो यार 3 क्यों? अब फिर मैं टेंशन में पड़ गया, मैनेजमेंट टेंशन में, 3 में से किसको लूँ? अरे आप एक बोल देते यार कि आप एसएलएम से लो, हम एसएलएम से काम कर लेते हैं। इतने सारे चॉइसेज क्यों दिए बदमाश, क्यों चॉइस दिया? तो अब क्या करें, लिमिटेशन है। वो कहते हैं कि इन्वेंट्री को वैल्यू करना, फीफो, लिफो, एवरेज, वेटेड, कुछ भी यूज कर लो, कई सारे उन्होंने बताया है। अब क्यों इतने बताया बदमाश, एक बोल देता हम उसको फॉलो कर लेता। तो अब क्या यहाँ पे लिमिटेशन है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिमिट तो किया, बट लिमिट में भी कई जगह पे उन्होंने ऑप्शंस डाल दिए, वहाँ पे हमें गुस्सा आ जाता है कि अब क्या करूँ, किसको चॉइस करूँ। ये एक लिमिटेशन है। स्टैंडर्ड्स आर रिजिड बट रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। ये रिजिड है मेरे बच्चे, ये कहते हैं कि नहीं जी आपको यही काम करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो होना चाहिए थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल। हम लोग भी फ्लेक्सिबल है, आप भी फ्लेक्सिबल हो, आपके मम्मी पापा सभी हैं। आप कुछ बदमाशी करते हो, आप मान लो कि घर में आपने क्या किया, जो शुगर यानी कि चीनी था वो चुरा के आपने थोड़ा सा खा लिया, तो चोरी किया ना, आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, मैं आज ही बोलता हूँ वो सारे मम्मी पापा को कि जो भी जिसके घर के बच्चे थोड़ा सा भी चीनी, वो थोड़ा सा कोई चीज़ चुरा के खा लेते हैं, उनको क्या करो, घर से बाहर निकाल दो हमेशा के लिए। रिजिड हूँ मैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट कहाँ आपके मम्मी पापा फ्लेक्सिबल है, बोले चल कोई बात नहीं, इस बार चीनी खा लिया, आगे मत खाना, नहीं तो पीटूंगा मैं। और इतना करके क्या करते हो, वो छोड़ देते हो, आपको निकालते नहीं। अदरवाइज चोरी है तो फिर तो आपको जेल जाना चाहिए था। चोरी चोरी होता है, रिजिड हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजिड है, उसने जो बोल दिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते आप। तो यहाँ पे हुआ क्या कि रिजिड, अब देखो ये लिमिटेशन थोड़ा ही है, अकाउंटिंग इसने इसलिए बनाई था कि भैया आप रिजिड हो जाइए कि इसी फ्रेमवर्क में काम कीजिए। बट जब हमें लिमिटेशन, किसी की खामियां निकालनी है तो कुछ तो निकालेंगे, हम कहेंगे कि ये बदमाश जो एस है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं, वो रिजिड आपका है, ठीक है कोई बात नहीं। एंड स्टैंडर्ड कैनॉट ओवरराइड स्टैट्यूट, लॉ हमारे देश का जो कानून है उसके ऊपर एस नहीं जा सकता। ये भी लिमिटेशन है, एक दायरा है कि भैया आप जो भी चीज़ें, प्रिंसिपल, पॉलिसी जो भी आप बताएंगे वो दायरे के अंदर में, लॉ के अंदर करेंगे, आप लॉ के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमारा लिमिटेशन हुआ ना कि हम लॉ के अंदर ही रहेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अरे अभी कहा, लिमिटेशन का मतलब सिर्फ आपके खामियां नहीं होती है, लिमिटेशन दायरा, हम जिसको क्रॉस नहीं कर सकते वो भी लिमिटेशन में आते हैं। तो ये हमने बता दिया आपका। आइए ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, मैंने पहले ही बता दिया। आईसीआई कॉन्स्टिट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी कि एएसबी ऑन 21 अप्रैल 1977। सर आपने 21 अप्रैल नहीं बोला था, आपने सिर्फ 1977 बोला था। अरे बदमाश, हमने डेट की बात ही नहीं की थी। आज आप मेरे अंदर में कमियां क्यों निकाल रहे हो? आज वो सीख रहे हो जिसपे अब पूरा अकाउंटिंग आपका होगा। तो आप इतने रिजिड मत हो जाओ ना, अभी एस जैसा बोलो चल सर कोई बात नहीं, आपने 21 अप्रैल नहीं बोला था ना, अब बोल दिया। 21 अप्रैल 1977 को आईसीआई ने एएसबी फॉर्म किया था। डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है। एएसबी यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का नाम और इसका शॉर्ट फॉर्म आपके लिए रिलेवेंट है, ठीक है ना। मेन फंक्शन एएसबी का क्या है जी? टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने बताया आपको, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। एएसबी ने आज तक टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं? 29। मेरे बच्चे आज तक टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं एएसबी ने। ये देखिए आपका वो लिस्ट भी मैंने आपके बुक में, अरे वो नहीं दिखाऊंगा अभी, ये वो लिस्ट भी मैंने 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 ये लेकर आपका यहाँ तक 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको इस लिस्ट के नाम जो है वो याद नहीं रखना, क्योंकि इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस आपके इंस्टीट्यूट के मुताबिक। बस आपको लिस्ट मैंने बता दिया कि कौन कौन से, ये नाम और एस आपको याद नहीं रखना, आपका सिलेबस नहीं, वो इंटर के अंदर में है। लेकिन मेरे बच्चे 29 में ध्यान दीजिए, 29 के अंदर में 2 एस को डिलीट कर दिया गया है। एक तो आपका अभी अभी कुछ साल पहले, मतलब आई थिंक 2-3 साल पहले, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक हुआ करता था एस 6,
यहाँ पे AS6 हुआ करता था, अब वो डिलीट हो चुका है, वो नहीं है। देखो AS5 के बाद 7 हो गया, और यहाँ पे एक AS8 होता था रिसर्च डेवलपमेंट पे, वो भी डिलीट हो गया, वो नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने अभी तक टोटल AS इशू कितने की है? 29। लेकिन 29 में अभी तक जो चल रहे हैं मार्केट वो कितने हैं? 27, क्योंकि 2 हैव ऑलरेडी बीन डिलीटेड, वो अब हमारे आपका AS का पार्ट नहीं है। तो एग्जाम में आ जाए कितने इशू किए गए हैं? 29। कितने एग्जिस्टिंग अभी AS आपके चल रहे हैं जिसको हम फॉलो करते हैं? तो 27 आपका। कौन कौन से AS डिलीट हो गए हैं? AS6 और AS8। AS8 रिसर्च डेवलपमेंट में था, वो बहुत पहले डिलीट हो गया मेरे बच्चे, वो AS29 के साथ मर्ज हो गया। और AS6 जो डेप्रिसिएशन पे अलग से आपका AS होता था, उसको डिलीट करके हमने AS10 के साथ मर्ज कर दिया। लेकिन ये जो बातें जो मैंने बताई मर्ज करने वाली, आपके लिए कोई रेलिवेंस नहीं रखता, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, ये सब इंटर का टॉपिक है। फिर भी मुझे मन करता ना थोड़ा सा नॉलेज दूं मैं। ये नाम और ये जो आपका है, ये कुछ भी याद नहीं करना, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ये इंटर का टॉपिक है। इंस्टीट्यूट ने ये आपका दिया हुआ है, द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन अबव डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट हैज बीन गिवन ओनली फॉर द रेफरेंस। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कोई काम का नहीं, बस नॉलेज के लिए कि ये एस होते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? मैं था आपका यहाँ पे कि भैया AS टोटल इशू कितने किए गए? 29 में, बट AS8 जो रिसर्च डेवलपमेंट पे है एंड AS6 जो डेप्रिसिएशन पे था उसको विड्रॉ कर लिया गया है, और अभी 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम पे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब मेरे बच्चे आ गया लास्ट टॉपिक इसके अंदर में, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अरे वो एक लाइन मैंने छोड़ दिया क्या? ओह हाँ, नहीं ठीक है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉर्म होते हैं उसका क्या प्रोसेस है। मैं प्रोसेस पे आऊँगा, उसके पहले जो ऑलरेडी कहानी के रूप में आपको समझा चुका हूँ उसको एक बार पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये क्या है यहाँ पे, सुनिए मेरी बात। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICI, बीइंग अ प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी इन द कंट्री में प्रीमियर सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है, took upon itself the leadership role by constituting the accounting standard board in 1977 में उन्होंने ASB को फॉर्म किया, इस बात की जिम्मेदारी उठाने के लिए कि ये जो हमारे द्वारा बनाया हुआ ASB है, ये क्या करेगा? सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्म करेगा। The ICI has taken significant initiative in the setting and issuing procedure of accounting standard to ensure that the standard setting process is fully consultative and transparent। आप देखोगे कि इनका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का जो तरीका है ना बच्चे, जो अभी बताने वाला हूं, वो आपको दिखेगा एग्जैक्टली कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि कुछ भी उसमें छिपा नहीं है। ICI ने जो ASB के थ्रू जो प्रोसेस दिया है ना AS बनाने का, वो इतना मस्त दिया है कि पूरे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि सेबी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे कि गैप हो गया, काग हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है, जैसे कि CBDT हो गया, ये जो है ना, ये बड़े बड़े बच्चे आपके बॉडीज हैं जो कि जिनको अकाउंटिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनको मतलब होता है। ये हमारे जो अकाउंटिंग बनते हैं वो सबके उनका रेलेवेंस होता है, वो गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, तो उनको भी कंसल्ट किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने में, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपका मैं दिखाऊंगा। और कहता है कि कंसल्टेटिव का मतलब कि इनसे भी कंसल्ट किया जाता है जब भी बनता है। ASB को बोला गया है कि ASB जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओगे अपना, तो जितने भी देश के बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपका बताया मैंने अभी फिर से, आपका काग हो गया, जैसे कि CBDT हो गया, सेबी हो गया, आपके मिनिस्ट्री हो गए, हमारा ICMI हो गया, हमारा ICSI हो गया, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आपके हैं, एकेडमिक के जो लोग हैं, इन सबसे कंसल्ट करके ही आपको बनाना है। मैं दिखाऊंगा उसका प्रोसेस क्या भी होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ें आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहता है कि अब ध्यान दीजिए, द ASB कंसिडर इन वो कहानी नहीं सुना रहा था मैं कि हमारा ASB क्या करता है जी, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे बनाया, तो उन्होंने क्या किया, IFRS को बेस बनाया। वही बता रहा है यहाँ पे कि द ASB कंसिडर्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि IFRS, व्हाइल फ्रेमिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
इंडिया में जो एस बनते हैं, इंडेस या एस आपका, उनको बनाने में हम क्या करते हैं जी, इसका बेस लेते हैं एंड ट्राई टू इंटीग्रेट देम इन द लाइट ऑफ एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, यूजेज एंड बिजनेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री। हमारे कंट्री के क्या लॉ है, हमारे कंट्री का क्या कस्टम है, यूजेज है, उन्हीं को आपका ध्यान में रखते हुए वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ एएसबी, एएसबी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसमें उनका कंपोजिशन, उसमें कौन से लोग हैं, कौन से, क्या एएसबी के अंदर में एएसबी किसने फॉर्म किया, आईसीआई ने, बट क्या एएसबी में सिर्फ आपका सीए के लोग होंगे, मतलब सिर्फ सीए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, मेरे बच्चे नहीं। ये जो एएसबी बनाना, जो इनका काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना होगा, उनमें सीए भी हैं, यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट के भी लोग हैं, आईसीएमआई के भी कुछ लोग हैं, जो बड़े बड़े जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि उनके जो चेयरमैन होते हैं, आईसीएससी के भी लोग आपके हैं, एसोचैम, कई लोग, जैसे कि आपका एसोचैम हो गया, सीआईआई हो गया, फिक्की हो गया, जितने भी रेगुलेटर्स हैं आपके, जैसे कि आपका बैंकिंग को आपका आरबीआई रेगुलेट करता है, उसके भी लोग इसके अंदर में आपके हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए रेगुलेट करता है, तो उनके भी इसके लोग इसमें कुछ हो, मतलब कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हैं ना, उन सबके जो आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसके पार्ट होते हैं। यही नहीं, कुछ जो आपका एकेडमिक जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं, हमारे आपके जैसे लोग, आपके नहीं हमारे जैसे लोग, उनमें से भी कुछ लोगों को वहाँ पे उसमें डाला जाता है कि भैया आप भी यहाँ पे आइए। गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी कुछ लोग होते हैं। तो एक्चुअली एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईसीआई ने बनाया है, लेकिन एएसबी में सिर्फ सीए नहीं होते, सिर्फ आईसीआई के लोग नहीं होते, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बड़े बड़े आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सेबी हो गया, सीबीडी, बहुत जितने भी हैं, उन सबके जो टॉप पे जो होते हैं ना बच्चे, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली उनको मेंबर बनाया गया है, ताकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने। ये नहीं कि एक आदमी दो आदमी के द्वारा थोपा हुआ चीज़ हो, बिल्कुल मस्त तरीके से। आपका समझो मेरी बात ना, ये सर। Although ASB is a body constituted by the Council of ICI, लेकिन ये क्या है जी, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। मैंने बताया कि इनको बनाया आईसीआई ने है, बट ये इंडिपेंडेंट है, इनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता मेरे बच्चे। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ accounting standard and council of ICI is not empowered to make any modification in the draft accounting standard formulated by ASB without consulting the ASB. Even ICI अगर चाह भी लेना कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएसबी ने बनाया, बिना एएसबी के कंसल्टेशन के मैं उसमें कुछ चेंज कर दूं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना है ना हमारे एएसबी का, वो इसी पे बना है कि भैया आईसीआई ने एएसबी फॉर्म कर दिया, एएसबी में कौन कौन से लोग होंगे उनका चयन कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाएगा, ये एएसबी में जो लोग हैं वो बनाएंगे, उनका काम होगा। इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, अब अगर आप सोचते हो कि भैया हमने ही इनको क्रिएट किया है, मैं उसमें कुछ चेंज कर दूं, आप चेंज नहीं कर सकते। सर कैसे चेंज, कभी नहीं कर सकता। चेंज अगर करना भी है तो इनके अंदर जो लोग हैं उनके बिना कंसल्टेशन के आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब जब रजामंदी होगी तब चेंज होगा, अदरवाइज आप कुछ भी वहाँ पे थोप नहीं सकते। ऐसा हमारे देश का आईसीआई के द्वारा बनाया हुआ एएसबी बोर्ड है, एएसबी है एक्चुअली। अरे मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैं नहीं चाहता कि आपको एक एक वर्ड पढ़ाऊं, ऐसे बोरिंग सा काम कराऊं। आप समझो ना कितना बड़ा पावर आपके पास आने वाला है। अरे कल को आप सीए बन जाओगे, एएसबी में आप भी आओगे, आप भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओगे, वो चीज़ बनाओगे जो दुनिया फॉलो करेगी, क्या मजा आएगा बदमाश है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकता है 4 to 8 मार्क्स के बीच में, इससे वह है आपका कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर, यानी कि प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड को सेट यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने का प्रोसेस क्या है, वो आपको यहाँ पे पूछता है ना। तो वो आपका प्रोसेस ना मैंने क्या किया यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो प्रोसेस यहाँ लिखा है ना बच्चे, ये एग्जैक्टली आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेड का ये प्रोसेस मैंने दिया। लेकिन मैंने सोचा इसको क्यों ना मैं अच्छी तरीके से समझा दूँ, और इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे शब्दों में, सिंपल शब्दों में मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं। कितने स्टेप्स में, देखो जी, प्रोसीजर फॉर सेटिंग जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बाय एएसबी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में हमारा पूरा का पूरा एस बनेगा। इसको आपको ध्यान से रखना होगा क्योंकि 4 to 8 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन
पूछ सकता है। MCQ फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी इससे बन सकता है, जो बन सकता है उसको पूरा मैं आपको यहाँ पे जो ये सब किया ना मैंने डिफरेंट कलर से, उसे आपको क्लियरिटी लेकर आऊँगा। तो आपके पास जो मेरी बुक है जहाँ पे मैं किसी चीज़ पे वजन दूंगा, आप क्या करोगे उसको वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लोगे। आपको लगता है कि मुझे वहाँ पे कुछ लिखना है जो मैं बोलूँगा उस एक्सप्लेनेशन में, आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख लोगे ताकि रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए मेरे बच्चे। सुनिए अब मैं आपको बताऊं क्या होता है। ये बात तो पहले ही बता चुका हूं। ICA फॉर्मुलेट करता है, ASB कब किया था 1977 में। ASB क्या करता है जी, कंसीडर करता है IFRS व्हाइल फ्रेमिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ट्राई टू इंटीग्रेट दम। ये सब तो बता चुका हूं मैं आपका। प्रोसीजर पे आप आइए। प्रोसीजर पे पहला प्रोसीजर अरे ASB कौन बनाता है सर, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है सर, ASB बनाता है। तो सुनिए अब क्या होगा। ASB जो है बच्चे, ASB एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कई, उसमें कितने सारे लोग आपको हजारों तो नहीं सैकड़ों लोग दिखेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपके कंट्रोलर हैं, जो आपके बड़े बड़े एकेडमिक के जो लोग आपके हैं, वो सब इसके अंदर में मेंबर्स होते हैं। तो एक बड़ी टीम होती है। अब होता क्या है कि ASB पहले इनका काम है ASB का कि ये उस एरिया को पहले सिलेक्ट करेंगे जहां पे लगता है कि यार इसके यहाँ के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी तक AS2 नहीं बना, मान लो AS2 नहीं बना, मैं AS2 इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि AS2 आपके सिलेबस में पढ़ना है तो आप उसे थोड़ा करेक्ट कर पाएंगे इन्वेंट्री के बारे में। तो मान लो हम उस टाइम पे आ गए जब हमारे पास AS2 नहीं है और अब हमें दिख रहा है कि यार इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। कुछ लोग किसी तरीके से, कुछ किसी तरीके से, कुछ लोग किसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ASB क्या करेगा, पहले वो कोर एरिया सिलेक्ट करेगा जिसपे उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरियाज फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किस एरिया पे आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, पहले उस एरिया को सिलेक्ट करें। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पे आपका सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, वो जो ASB है मेरे बच्चे, वो तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो क्या करेगा, एक आपका ग्रुप ऑफ पीपल को अपॉइंट करेगा अपने में से। जिन ग्रुप ऑफ पीपल को ASB का जो मेंबर होंगे, उस ग्रुप के मेंबर को जिम्मेदारी दी जाएगी कि भैया आप एक काम कीजिए, इन्वेंट्री को लेकर एक AS बनाइए जिसका नाम हम देंगे AS2। आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो मेरे बच्चे अगले स्टेप में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्टडी ग्रुप ऑफ ASB बाय द ASB क्या करेगा, एक स्टडी ग्रुप बनाएगा, कुछ लोगों का कंस्टिट्यूट करेगा टू स्टडी एंड प्रिपेयर प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, ध्यान से इसका मीनिंग समझाऊंगा, ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट का मतलब होता है कि वो जो ASB के लोग, मान लो हमने क्या किया जी कि ये एक ग्रुप बनाया और इसमें हमने ABCD और E 5 लोगों को रख दिया। मान लो 5 लोगों को, इन 5 लोगों को जिम्मेदारी दिया गया कि भैया आप क्या करो जी, इन्वेंट्री के ऊपर में आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बनाओ। तो ये क्या करेंगे, पूरे मार्केट को स्टडी करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ हो रही है, क्या क्या तरीका है, उन सब को स्टडी करेंगे मेरे बच्चे, सबको स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के बाद उसका क्या बेस्ट तरीका है, क्या होना चाहिए, अब वो उनको ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे। तो वो क्या करेंगे, एक प्रिलिमिनरी मतलब पहले स्टेज पे एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे AS2 को लेकर, जिसमें कि वो उसमें उस AS में यूज किए हुए वर्ड्स जो हैं उनका क्या मतलब होता है उनको डिफाइन करेंगे। आपके उस इन्वेंट्री को लेकर कैसे मेजर करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको आपका वैल्यू कैसे करना है, उसका डिस्क्लोजर क्या होगा जो कि हर एक AS में मेनली आपका होता है, उसका स्कोप क्या होगा, मतलब ये जो AS2 बना रहा हूँ वो उसके दायरे में कौन कौन आएगा, वो इन्वेंट्री का क्या मीनिंग है, वो सारी बातें उस क्या करेंगे AS के अंदर में लेकर आएंगे। मतलब कि अगर कल को आपको इन्वेंट्री को लेकर किसी तरीके की परेशानी हो रही है अपनी कंपनी के अंदर में, तो आप अगर वो ड्राफ्ट देख ले तो उसका उपाय उसमें मिल जाए। उसमें सारी बातें लिखेंगे, सारी बातें। इमेजिनेशन में आ जाओ, इमेजिनेशन के अंदर में उसमें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने वो जो आपका जो बोर्ड जो ASB के लोग थे ना जिनको अपॉइंट किया गया था कि भाई आप AS2 बनाइए, वो क्या कर रहे होंगे जी, तो जितने भी उन्होंने पहले पूरा मार्केट स्टडी किया होगा, सारे प्रोस कॉन्स देखे होंगे, सारे इश्यूज देखे होंगे, चैलेंजेस देखे होंगे, उसका उपाय क्या निकल के आ रहा, सब कुछ देखा और आपस में खूब सारा डिस्कशन किया, दिन रात 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 5 महीना, बहुत लंबा डिस्कशन जाता है।
इतना आसान नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि इंडिया लेवल को ध्यान में रखते हुए और वर्ल्ड से कनेक्ट करते हुए हमें क्या करना होता है, उसको बनाना पड़ता है। हाँ, हमने IFRS को बेस बना के हम काम करना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सब कुछ करके अब उसको हमने क्या किया, एक ड्राफ्ट बनाया जिसको नाम क्या दिया, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट बना आपका उस एस को लेकर, उस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट में क्या होगा, वो सारी बातें जो एक एस के अंदर होनी चाहिए, मतलब वो उस एस का आपका इन्वेंट्री का डेफिनेशन बताएंगे, वो उसका स्कोप बताएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन S2 क्यों बनाया जा रहा है। जितने भी वर्ड्स वहाँ पे नए नए यूज किए गए हैं उसके अंदर में उन सबको डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं जी, वो आपका हर एक आपका इन्वेंट्री का फिर वैल्यूएशन कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, उसका डिस्क्लोजर क्या होगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, सब उसमें मेंशन किया जाता है। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप कहाँ थे, सॉरी सेकेंड में था भी, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्टडी ग्रुप ऑफ ASB टू स्टडी एंड प्रिपेयर प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तक हमने प्रपोज कहा क्योंकि फाइनल नहीं है ना। ये आपका प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट इंक्लूड्स क्या जी, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सब कुछ क्या होता है उसके अंदर में आपका दिखाते हैं। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखाते हैं उसके अंदर में, ठीक है ना, उस एस का। मैं सोच रहा हूँ ना कि एक ना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली जो दिखता है MCA जो मतलब जो बनता है वो कैसा होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ताकि और क्लियरिटी आए। तो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं एक बार उसको ओपन करके मैं अभी आपके पास आता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ। इसके आगे वो मतलब वो जो एस में जो बताया ना ये सब चीज़ें होती है वो कैसे होती है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी बच्चे, ये देखो आप, ये आपका मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो एक्चुअल बन के तैयार हुआ है। अभी तो हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी आपका प्रिलिमिनरी क्या बोलते हैं ड्राफ्ट का, लेकिन जो फाइनल है देखो उसमें वही चीज़ दिखेगा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 के अंदर में उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी स्कोप दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करूँ इसको, आपका थोड़ा सा बड़ा है ना, उसके स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, आपका मेजरमेंट करने का तरीका, फिर आपका यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी बातें क्या होता है इसमें मेंशन होता है। अब यहाँ से डिटेल शुरू हो गया। इंट्रो दिया, ऑब्जेक्टिव आपका सारे इसमें देखोगे, स्कोप उसका क्या है, कहाँ कहाँ वो अप्लाई किए जाएंगे। जब आप एस पढ़ेंगे ना आप इंटर में, तो आपको डेफिनेशन जितने भी वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे उनको डिफाइन किया गया पहले, ताकि जो पढ़ने वाले वो परेशान ना हो, वो सब बताएंगे। मेजरमेंट कैसे होगा इन्वेंट्री का उसके बाद आपका ये सारे मेजरमेंट के ऊपर में बातें बताई गई हैं, सब सीखेंगे आप। इसके बाद मेरे बच्चे आगे देखिए, आपका मेजरमेंट के बाद फिर उन्होंने क्या किया है जी, कहाँ चला गया, मेजरमेंट अभी चल रहा है आपका इन्वेंट्री के बारे में। मेजर फिर ये सब मेजरमेंट आगे देखो, आगे ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो हम आपके पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद आप आइए, इसके बाद आप आइए, इसके बाद आप आइए, फिर देखो डिस्क्लोजर आ गया, डिस्क्लोजर कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें ना होती है वो एस जब आपका बनेगा तो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट जो रेडी होगा ना, मतलब एस जो बन के तैयार होने वाला है, वैसा क्या करेंगे पहले उनको रेडी करना होगा। तो उसी को बोलते हैं प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। जो फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, तैयार किया होगा, वही बता रहा है। प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग दैट आपका इन्वेंट्री, मतलब एस। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में आइडेंटिफाई किया वो ब्रॉड एरिया जिस पे हमें एस बनाने की रिक्वायरमेंट है। दूसरे में क्या हुआ जी, हमने स्टडी ग्रुप ऑफ ASB को प्रिपेयर बनाया और उन्होंने क्या किया, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार किया। पूरे स्टडी करने के बाद ये हमारा सेकंड स्टेप में निकल के आ गया। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होता है बच्चे, थर्ड स्टेप में कि ASB कंसिडर द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टडी ग्रुप एंड रिवीजन इफ एनी ऑफ द ड्राफ्ट आफ्टर द डिलीवरेशन। ध्यान रखना, ये जो लोग थे ना, ये जो लोग थे जिन्होंने क्या क्या प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट क्या करेंगे जी, फिर ASB के पास लेकर जाएंगे। ये तो कुछ लोग थे ना जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। अब वो ASB का जो बोर्ड है बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वहाँ पे वो क्या करेंगे, ड्राफ्ट को पेश करेंगे। फिर अब वो ASB क्या करेगा, उनके साथ डेलिब्रेशन करेगा, मतलब डिस्कशन करेगा हर एक तरीके का, और डिस्कशन पूरा ASB कंसिडर करेगा जो ड्राफ्ट आपने बनाया हुआ है बाय द स्टडी ग्रुप। एंड अगर किसी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, अगर लगता है उसको कुछ चेंजेस करना है, तो ASB क्या करेगा, उसमें चेंज करेगा, बट इनके साथ पूरा डिस्कशन करने के बाद। मतलब अभी तक ये कहाँ स्टेप्स चल रहे हैं ASB के अंदर में। पहले ASB के कुछ ग्रुप था, उनको काम दिया गया था, उन्होंने बना के फाइनल जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बना
उन्होंने क्या किया जी, एएसपी के पास दिया, यानी कि बोर्ड के पास। बोर्ड क्या करेगा, उस ग्रुप के साथ डिस्कशन करेगा, डिस्कशन करके अगर उनको लगता है कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो चेंज करके फिर क्या करेगा, उसको रेडी करेगा। अब इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे कि एएसपी ने क्या किया, अब ड्राफ्ट को पूरा का पूरा यहाँ पे रिवाइज कर लिया आफ्टर डेलिब्रेशन, मतलब उनसे डिस्कशन करके आपका। चौथे स्टेप में अब जो रिवाइज हुआ ना, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे रिवाइज कर दिया होगा, कुछ चेंज अगर हुआ होगा तो, नहीं हुआ होगा तो फिर वही ड्राफ्ट एज इट इज रहा होगा। अब हम उसको सर्कुलेट करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ रिवाइज ड्राफ्ट, रिवाइज यानी कि प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट टू द काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई। अब क्या होगा जी, जो हमने वो पहले उन्होंने जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया था, एएसपी ने क्या किया, उनके साथ कुछ डिस्कशन किया, चेंज करना हुआ तो चेंज किया, रिवाइज ड्राफ्ट को रेडी किया। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो वही एग्जैक्टली आपका क्या होगा, रिवाइज ड्राफ्ट के रूप में माना जाएगा। अब वो क्या करेंगे, जो डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि आईसीआई हो गया, जैसे कि आपका आईसीएमआई हो गया, जैसे कि आईसीएसआई हो गया, जैसे कि सेवी हो गया, सीवीडीटी हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब के पास क्या होगा जी, उस ड्राफ्ट को भेजा जाएगा। अभी वो एस नहीं बना हुआ है, क्योंकि हमारा काम क्या था, सबको एक लेकर उसको बनाना। तो वही कह रहा है कि सर्कुलेशन ऑफ रिवाइज ड्राफ्ट टू द काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई एंड स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज, जो कुछ बॉडीज बाहर के जो पहले से डिसाइडेड है कि इनके पास भेजना है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स हो गया, डीसीए, सेबी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीबीडीटी हो गया, काग हो गया, इन सब के पास क्या होगा जी, वो रिवाइज किया हुआ ड्राफ्ट भेजा जाएगा। भैया आप भी देखो, अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करना है तो आप हमें बताइए, हम उसको भी कंसिडर करेंगे अगर हमें लगता है कि चेंज की रिक्वायरमेंट है तो। अल्टीमेटली डिसीजन एएसपी का ही होगा, लेकिन हम उनके पास वो ड्राफ्ट भेजते हैं कि आप जरा प्लीज़ इसको देखिए, रिव्यू कीजिए, आपको कुछ कमी नज़र आती है। उसके बाद क्या होता है बच्चे कि ये जो एएसपी के ये जो स्टडी ग्रुप के जो लोग हैं ना, मतलब एएसपी के लोग, उनके पास पर्सनली जाके 1 to 1 विजिट करते हैं इन सब के हेड के पास जिनको ड्राफ्ट भेजा गया था, और उनके पास विजिट करके उनका ओपिनियन क्या है, उनका कमेंट क्या है, वो कुछ और भी चाहते हैं इसमें ऐड करना, कुछ और भी ऐसा चीज़ उनको लगता है कि जो यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए था और हमने एड्रेस नहीं किया, वो भी उनके साथ बैठ के सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और नोट डाउन करके आते हैं। तो अगले स्टेप में हमारे क्या है, चेक कीजिए यहाँ पे, अगला स्टेप हमारा मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडी। ये जितने लोग हैं ना, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जनरली उनका जो हेड होता है, उनके साथ क्या होता है जी, ये लोग मीटिंग करते हैं एंड आपका टू एज सर्टन देयर व्यूज, उनका व्यू क्या है, उनका क्या ओपिनियन है, वो भी जानते हैं। दोबारा ये अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स देख लिया, ये याद नहीं करना, आपको दिमाग में बैठा लेना, कल को आपको भी ये काम करना है। पहले क्या हुआ जी कि एएसबी ने वो ब्रॉड आइडिया, ब्रॉड आपका जगह सेलेक्ट किया जिसके ऊपर में एएस की रिक्वायरमेंट है। दूसरे स्टेप में एएसबी ने क्या किया, एक एएसबी ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बनाया स्टडी करने के लिए, और उस ग्रुप ने क्या किया जी, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को आपका ड्राफ्ट किया, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिसका एग्जांपल ले रहा हूँ उसके बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका प्रेजेंटेशन, उसका डिस्क्लोजर, जितना डेफिनेशन, हर एक चीज़ को क्या करो उसमें डालेंगे वो आपका। फिर क्या हुआ कि वो जो उन्होंने प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया था वो फिर एएसबी के पास लेकर जाएंगे कि भैया हमने ये बनाया हुआ है। एएसबी क्या करेगा, उस ग्रुप से डिस्कशन करेगा, डिलिब्रेशन करेगा, उनको कुछ रिवाइज करना होगा तो रिवाइज, क्योंकि डिस्कशन से कई सारी चीज़ें नई निकल के आ जाती हैं, उसको रिवाइज करेगा, और रिवाइज ड्राफ्ट बनाने के बाद फिर क्या करेगा, जितने भी बड़े बड़े स्पेसिफाइड बॉडीज़ हैं, पहले से उन्होंने कहा हुआ है कि हम इनके पास क्या होगा जी, हमारे स्पेसिफाइड बॉडीज़ हैं, उनके जो हेड होते हैं उनके पास वो ड्राफ्ट की कॉपी भेजी जाती है। जब ड्राफ्ट की कॉपी भेजी जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपना उनको टाइम दिया जाएगा कि ठीक है जी, हम 10-12 दिन के बाद आपसे मीटिंग करेंगे, 15 दिन के बाद आपने क्या करो, आपको देख लो कुछ कमी नज़र आता है तो मुझे बता देना। और फिर ये एएसबी के जो लोग हैं ना बच्चे, उनके पास 1 to 1 जाके मीटिंग करते हैं, उनके पास जाके मीटिंग करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं ना। आप सोचो, सेबी का जो चेयरमैन आपका है, चाहे आपका यहाँ पे सीवीडीटी का जो बड़े बड़े होते हैं, उनके पास टाइम है नहीं कि आप उनको बुलाएंगे, उनके पास जाके 1 to 1 मीटिंग कीजिए, उनका व्यू जानिए, और व्यू जानने के बाद ध्यान देना, मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिवाइज स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडी टू सर्टेन देयर व्यूज। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या नाम है यहाँ पे, एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या होता है, वो जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट था उस ड्राफ्ट को हमने क्या किया जी, यहाँ पे आपका इन सब के साथ व्यूज लिया, सब कुछ किया ना बच्चे। इन सबको करने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस करना, वो चेंज करके एक्सपोजर ड्राफ्ट बनता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो फाइनल होने के पहले का स्टेप आपका,
उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या हमने बोला? फाइनल एस बनने के पहले वाला स्टेज आपका, जहां पे अब हम एक्सपोजर ड्राफ्ट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं। पब्लिक डोमेन में डालने का मतलब कि अब सिर्फ बड़े बड़े लोग नहीं हैं, जो बाकी की पब्लिक्स हैं, जो अकाउंटिंग को समझते हैं, उनके बीच में चला जाता है जी पब्लिक डोमेन में, और वो साइट पे डाल देंगे सब जगह कि भैया अगर आपको भी कुछ कमेंट करना है, कुछ व्यूज देना है तो आप इस पे दे सकते हो। हमने कहा था ना कि एएसबी क्या करता है, कंसल्टेटिव बनाता है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो देखो ना अब अगला क्या होगा, फाइनेंशियल ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट एंड इट्स इशुएंस इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स। आपका एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या होता है, ध्यान रखना, ड्राफ्ट यानी कि जो फाइनल होने के पहले का स्टेप, जिसके ऊपर में अभी हमने उसको पब्लिश नहीं किया है, लेकिन अभी हमने पब्लिक से इनवाइटिंग कमेंट मांगा है कि भैया कमेंट करो कि आपको भी कुछ लगता है इसमें चेंज करने के लिए, तो हम वो भी देखेंगे। तो हमने क्या किया, आपका मीटिंग करने के बाद अब उनका भी कुछ जो कंसिडरेशन होगा उसको हमने देखा होगा। जनरली कुछ लोग वो बोलते नहीं है, बट बोले तो हम वो भी कंसिडर करेंगे और एक्सपोजर ड्राफ्ट हम बना के यहाँ पर रेडी करेंगे पब्लिक कमेंट के लिए। अगले स्टेप में क्या होगा, हम कंसिडर भी करेंगे जो कमेंट हमने रिसीव किया होगा, जहां भी जिस पब्लिक डोमेन में हमने उसको डाला होगा पब्लिक कमेंट के लिए, उस पर क्या पब्लिक का कमेंट आया, क्या व्यूज आए, हम उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और उसको कंसीडर करेंगे। अगर लगता है कि हाँ जी ये वैलिड पॉइंट है, ये भी आपका उसमें होना चाहिए। तो कंसिडरेशन ऑफ कमेंट रिसीव एंड फाइनेंशियल ऑफ ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब जो एक्सपोजर ड्राफ्ट था मेरे बच्चे, अब वो ड्राफ्ट बन गया है, मतलब कि अब वो लगभग आपका यहाँ पे फाइनल हो चुका है कि यही एस आपका बनेगा। तो कंसिडरेशन ऑफ द कमेंट रिसीव्ड, कमेंट जो रिसीव किया और फिर उस कमेंट को कंसिडर करके फाइनल करेंगे हम क्या जी, ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय द एएसबी फॉर सबमिशन टू द काउंसिल ऑफ आईसीआई। अब वो क्या होगा, काउंसिल ऑफ आईसीआई जो मतलब मेन बॉडी है, जो सी इंस्टीट्यूट का आपका, उनके पास वहां पर जाएगा फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। अगेन पहले भी आईसीआई के पास गया था, लेकिन वो प्रिलिमिनरी स्टेज में गया था। अब फाइनल हो जाने के बाद फिर से उस ड्राफ्ट को हम क्या करेंगे, आईसीआई के पास भेजेंगे दो काम के लिए कि भैया आप फिर से इसको कंसिडर कीजिए, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, सब कुछ ठीक है ना, और अपने अप्रूवल के लिए, क्योंकि उनका अप्रूवल चाहिए, क्योंकि वही मेन बॉडी है जो कि एस आपको फॉर्म करता है ना, एस भी उसी के अंडर में काम करता है। अब इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे कि अब किसके पास आ गया, आईसीआई के पास। आईसीआई उसको कंसिडर करेगा, फिर से उसको देखेगा, और अगर उसको लगता है कि यार इसमें किसी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर लगता है उनको, तो अगेन वो बोलेंगे भैया कि आप इसको मॉडिफाई चेंज कीजिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको इज डन विथ आपका कंसल्टेशन ऑफ एएसबी। वो एएसबी के कंसल्टेशन से ही उसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो फाइनल ड्राफ्ट आपका रेडी हुआ था बच्चे, फाइनल ड्राफ्ट जो आपका रेडी हुआ था, उस फाइनल ड्राफ्ट में भी अगर मान लो कि आईसीआई के काउंसिल मेंबर को लगता है कुछ चेंज करना है, तो कंसल्टेशन विथ एएसबी चेंज कर सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, एएसबी के द्वारा ही कराना होगा। अगर एएसबी वाले बोलते भैया नहीं ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। और उसके बाद अब क्या होगा कि अब आपका पूरा का पूरा एस बन के तैयार हो चुका है। अब उस एस को क्या करेंगे, हम आपका पब्लिक में इशू कर देंगे फॉलो करने के लिए। यहां भी आपको एक बड़ी बात समझनी होगी कि कहता है कि एज ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, जो हमने एस ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, मान लो एस2 इज देन इशूड बाय आईसीआई फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। बहुत ध्यान से यहां पे बात सुनना, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। पर बच्चे जितने भी एंटिटीज है ना, जितने भी एंटिटीज यानी कि जितने भी हमारे देश में बिजनेसेज हो रहे हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आपका, एक होता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब समझ लो कि कंपनियां होगी, और नॉन कॉर्पोरेट मतलब कंपनी छोड़ के बाकी, जैसे पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटर हो गया, कुछ और भी हुआ, तो सब इसमें कवर्ड होगा। इनके ये जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज होते हैं ना, इन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करेगा, आईसीआई। इनके लिए कौन इशू करेगा, आईसीआई, ये आईसीआई इशू करता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट बोर्ड होता है ना बच्चे, मतलब जो कंपनियां होती हैं, कंपनियां, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी को यहां बोला गया है, इनके लिए जो एस इशू करेगा सेम एस होगा, लेकिन कौन इशू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो नॉन कॉर्पोरेट होता है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब आपका जो कंपनियां नहीं है, कंपनी छोड़ के बाकी जो बिजनेसेज हैं, उनके लिए एस कौन इशू करेगा, आईसीआई हमारा,
है ना, वही एस आपका। फिर वही एस क्या होगा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में देयर इज ए डिपार्टमेंट कॉल एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनियों को डील करता है। वो क्या करते हैं कि वो आपका अपने जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है, मतलब कंपनियां, उनके लिए इशू करते हैं, है ना। तो इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं उसको बोल देते हैं नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं नोटिफाइड, है दोनों सेम ही। आज तक आपका जितने भी एस आपका नॉन कॉर्पोरेट के लिए गया एंड जो कॉर्पोरेट के लिए, दोनों सेम ही होते हैं, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। एक छोटा सा एस 11 में चेंज थोड़ा सा इन्होंने किया, बट वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों मैं फालतू में आपका टाइम में बात करूं, जब बड़े होंगे तो सीए इंटर में उसके बारे में आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको देखो यहाँ पे 9th में एज ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, एस ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट इज देन इशूड बाय आईसीआई फॉर नॉन कॉर्पोरेट, और आपका फॉर कॉर्पोरेट एंटिटी कौन इशू करता है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एस कौन इशू करता है, तो कॉर्पोरेट बॉडी के लिए एस कौन इशू करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉन कॉर्पोरेट के लिए कौन करता है, तो हम बोलेंगे आईसीआई। दोनों एस आपका सेम ही है, ये बट क्योंकि यहाँ पे कंपनी के ऊपर में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है एमसीए का, तो इसलिए एमसीए बोलते हैं भैया लो मैं इशू करूँगा। खैर वो बात की बात आपके लिए, ये सारे स्टेप्स हमने बता दिए। एक बार मेरे बच्चे दोबारा मेरे साथ पढ़ो, मैं चाहता नहीं कि आपको परेशानी हो, बिल्कुल ध्यान में रहे चीज़ें। आपका प्रोसीजर में हमने क्या बताया, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया जिसपे कि एस बनाना है, मान लो एस 2। दूसरा कंस्टिट्यूशंस ऑफ स्टडी ग्रुप ऑफ एस भी बनेगा, और वो स्टडी ग्रुप क्या करेगा जी, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रेडी करेगा एस 2 का। एस 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब किसी भी एस का आपका वो रेडी करेगा। फिर उस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट में क्या होगा, वो सारी चीज़ें होगा जो एस के अंदर होना चाहिए आपका। अगले स्टेप में क्या होगा, एस भी उस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को आपका कंसिडर करेगा, मतलब उसको पूरा स्टडी करेगा, और वो डिस्कशन करेगा उस स्टडी ग्रुप से, डिस्कशन करके यानी कि डिलीब्रेशन करके लगता है कुछ चेंज करना तो चेंज करेगा, और रिवाइज ड्राफ्ट वो रेडी करेगा। उस रिवाइज ड्राफ्ट को फिर क्या करेंगे, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में नोटिफाइड है, पहले से स्पेसिफाइड है कि इन के पास हम क्या करेंगे, उस ड्राफ्ट की कॉपी भेजेंगे, उनको भेजा जाएगा। कुछ समय के बाद हम वहाँ पे विजिट करेंगे, जो स्टडी ग्रुप आपका एसबी का, और उनके साथ वो 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, उनके पॉइंट्स को भी कंसिडर करके हम फाइनल ड्राफ्ट रेडी करते हैं। फिर उस फाइनल ड्राफ्ट को रेडी करके हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे। पब्लिक डोमेन में डालने के बाद उनके कमेंट्स सबको लेंगे, उनके कमेंट्स को स्टडी करके हम उसको फिर से कुछ चेंज करना होगा तो रिवाइज करेंगे, और फिर वो दोबारा कहाँ जाएगा, आईसीआई के पास। आईसीआई दोबारा उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद कुछ लगता है कि चेंजेस करने हैं तो विद द कंसल्टेशन ऑफ एस भी उसको चेंज किया जाएगा, और फिर वही एस क्या होगा, आगे पब्लिक में इशू कर दिया जाएगा। और इशू करके कौन करेगा, फॉर नॉन कॉर्पोरेट आईसीआई खुद करेगा, एंड फॉर कॉर्पोरेट आपका कंपनियां करेंगी। ये पूरे स्टेप से मेरे बच्चे बिलीव कीजिए, ये आपको क्या करना है, क्लास के बाद ना, ये इसको शॉर्ट में, ये देखिए क्लास के बाद क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे। मैं थोड़ा सा ना आपको देता हूँ, अगर आप नहीं लिखोगे तो याद रखना, जितनी जल्दी चीज़ें याद होती है ना बच्चे, उतनी जल्दी आप भूल जाओगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक एक बच्चा जो इस क्लास को मेरा पढ़ रहा है अभी, वो बच्चा क्या करेगा जी, मेरी बात को समझेगा और इनको खुद अपने हैंड राइटिंग में, अपने नोटबुक में लिखेगा, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज देता हूँ कि आपने शायद इसको, आपको 1 सेकेंड के लिए अगर नहीं लिखा होगा तो इसको आप लिख लीजिए। 5वें स्टेप तक आपने लिख लिया। अब मेरे बच्चे फिर मैं इसके बाद 6 से लेकर आपका 9 तक का स्टेप्स जो मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे दे दिया, तो आपने इसको भी क्या किया होगा, लिख लिया होगा, मैं मानता हूँ। 1 सेकेंड का पॉज अगेन, यस। और यही ये लिखना है, क्योंकि लिखने से आपके बात दिमाग में बैठ जाएगा, हमेशा के लिए याद रखना, फिर भूलोगे नहीं। और इन्हीं बातों को मेरे बच्चे थोड़ा सा टिपिकल वर्ड में हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया यहाँ पे दिया हुआ, मैं वो भी पढ़ देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे देखेंगे आप। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया बाय एएसबी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एएस, ये आपने देख लिया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्टडी ग्रुप बाय एएसबी टू कंसिडर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड टू प्रिपेयर प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द proposed accounting standard. The draft normally concludes objective, scope, definition of the terms used in the standard, recognition, measurement, सब कुछ आपका होता है। तीसरा में consideration of the preliminary draft prepared by the study group ASB and revision if any of the draft on the basis of deliberation, है ना। हम उसको कुछ चेंज करना तो कंसिडर करेंगे आपका आफ्टर डेलिब्रेशन। चौथा, सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट टू ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आफ्टर रिवीजन बाय एएसबी, यानी कि रिवाइज ड्राफ्ट टू द काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई
एंड स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडी सच एज आपका DCA, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि काग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि CBDT, है ना, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस पब्लिक कमेटी जिसको स्कोप कहते हैं फॉर देयर कमेटी। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। फिर आपका मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडी टू ascertain their views on the draft of the proposed accounting standard। फिर फाइनेंशियल ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट of the proposed accounting standard and its issuance inviting public comment। फिर आपका consideration of comment received of the exposure draft and financial of draft accounting standard by the ASB for submission to ICI for their consideration and approval for the issuance। फिर consideration of the final draft of the proposed standard by the council member of ICI and if found any necessary modification of the draft but in consultation with the ASB आपका, ठीक है ना। और लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी ICI इशू करता है और फॉर आपका कॉर्पोरेट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में MC, ठीक है ना। ये हमने बता दिया, काम खत्म हुआ। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे बच्चे ये है आपका, ये बट ये याद नहीं करना, कोई रेलिवेंस नहीं रखता, कुछ भी नहीं, कुछ बस आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है। और हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स आपको बताना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ ICI डिसाइडेड टू अडॉप्ट IFRS इशूड बाय द IASB। ये आपका ट्रू है फॉल्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़े आपका करता है, वो तो आपका ASB का काम होता है, गलत है आपका। फिर कहता है बच्चे यहाँ पे ये इन्होंने ऐसे से वर्ड लिखे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, मतलब अब आपके लिए पहले ओल्ड सिलेबस में सब होता था, अब तो कोई है भी नहीं, पता नहीं क्यों नाम दे दिया। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस विथ IFRS टू द इकोनॉमी, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। कहते हैं ट्रू, मतलब कि कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि IFRS जो था ना आपका इंटरनेशनल लेवल पे, उसको हमने क्या किया, कन्वर्ज किया मेरे बच्चे। एक होता है एज इट इज, उसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि पाकिस्तान में क्या है कि जो IFRS है उन्होंने एज इट इज अपने देश में क्या किया, अप्लाई कर दिया। वो सोचते कि कौन चेंज करेगा, कौन पढ़ेगा, इतना जो है वही ठीक है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमने उसको कन्वर्ज किया है। कन्वर्ज का मतलब कि उसको अपने देश के मुताबिक हमने बनाया है, ठीक है ना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो ये बेनिफिट्स तो हैं, ठीक है। देयर वाज नो नीड टू कन्वर्ज टू ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये देयर वाज नो नीड क्या बात करता है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉल्स आपका यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में अलग चीज़ है, देश वर्ल्ड में कुछ अलग है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी कि IFRS आर कंसिडर एज ए रूल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड आपका, रूल बेस्ड सेट ऑफ फोर्थ आपका, ये फॉल्स है बच्चे, वो प्रिंसिपल बेस्ड है। अब ये रूल बेस्ड क्या होता है, प्रिंसिपल बेस्ड क्या होता है, ये भी आपके अब रहा नहीं, पहले होता था ओल्ड सिलेबस में, बट उन्होंने ट्रू फॉल्स में रखा तो मैंने यहाँ पे दे दिया आपका। ये फॉल्स है क्योंकि प्रिंसिपल बेस्ड होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन IASB सपोर्ट टू डेवलप इंडियन येस, बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा ही ASB करता है बच्चे, क्या बात करता है बदमाश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार क्यों देता है। IASC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल आपका, ये गलत है। IASC आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी है आपका, कमिटी है। तो ये बस नाम आप याद कर लेना, अभी न्यू में तो कुछ रेलिवेंस रहा नहीं सिलेबस में, तो बट एनीवे ये नाम आपको याद रहना चाहिए। मल्टीपल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट कौन इशू करता है, ICI, यानी कि C में टिक मार्क कर लेंगे। अकाउंटिंग हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी येस, एलिमिनेट नॉन कंपैरेटिव येस, तो बोथ C में टिक मार्क कर लेंगे। इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसी इज इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी कंसिस्टेंसी बोथ में, यानी कि C में टिक मार्क कर लेंगे। और ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है, ये चैप्टर हमने एंड कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं है, जितनी सारी बातें आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है, जितनी सारी बातें आपके लिए रेलेवेंस है, जो बातें एग्जाम में आ सकती हैं, उन सबको मेरे बच्चे बेहतर तरीके से हमने यहाँ पे एंड किया है। मुझे विश्वास है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और जितनी सारी बातें मैंने बोला है उसको लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे बच्चे फिर तो मज़ा नहीं आएगा। इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, सब काम खराब हो जाएगा। वो सारे बच्चे जो डिस्टिंक्शन से पास होना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन ही क्यों, जो 100 में 100 लाना चाहते हैं अपने अकाउंटेंसी के अंदर में, वो अपने संतोष सर की एक एक बात को मानेंगे। बिलीव कीजिए, आपसे बेहतर कोई अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपसे बेहतर कोई अकाउंट समझ ले, आपसे बेहतर कोई अकाउंटिंग कर ले, हो ही नहीं सकता। ऑल द बेस्ट बच्चे। जय CA, जय ICI, जय COC, जय हमारे मेरे सारे बच्चे, आप सबकी बात करता हूँ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।